बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज बुनियादी तौर पे तो जो हमारी क्लास है उसमें हमने ये चैप्टर कंप्लीट करना है और बस आधे घंटे की ये क्लास हमने करनी है और फिर उसके बाद 2 बजे फुल चैप्टर रिवीजन है इंशाल्लाह। उसके बाद फुल चैप्टर भी रिवाइज कराऊंगा, उसके एमसीक्यूज भी कराऊंगा और आप लोगों के इस चैप्टर के बाद से कोई क्यूरी जो रह गई होगी उसको भी एड्रेस कर दूंगा। ठीक हो गया? यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, सोर्सेज ऑफ डाटा, ये सारी बातें कर चुके थे। कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यस, ये मैंने अभी इंटेंशनली नहीं कराया। चलूं सर जी? कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, ये हमारी आज का रेलिवेंट एरिया है जो बात करना है जिसके बारे में। सर, डाटा जो कलेक्ट हुआ है उसी बेस पर ही डिसीजन मेकिंग होनी है, गैस वर्क पे नहीं होनी, अंदाजे पे नहीं होनी। अच्छा, एक अहम बात यह है कि जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसमें एक्यूरेसी और रेलेवेंस ज़रूर होनी चाहिए। और मैंने आपके साथ ये बात की है पहले भी और मल्टीपल एग्जांपल साथ लेके चला हूँ। एक एग्जांपल मैं ये हॉस्टल वाली साथ लेके चल रहा था। सर जी, जो डाटा है अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो सर उससे इंफॉर्मेशन ही ठीक एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे और डिसीजन मेकिंग ही ठीक नहीं होगी। दूसरे नंबर पे, अगर जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई स्टूडेंट है जो मुझसे टेक्स्ट भी पढ़ रहा है और डाटा का पेपर भी पढ़ रहा है, वो एक बेटर पोजीशन में होगा कि कंपेयर करे कि टेक्स्ट पढ़ाने में और डाटा का पेपर पढ़ाने में सर के अंदाज में क्या फर्क है। अगर एक बंदे ने सिर्फ मुझसे डाटा का पेपर पढ़ा है, उससे कोई पूछे, या इसको ऐसे कर लेते हैं कि एक सर्वे कंडक्ट करते हैं जिसमें कहते हैं कि सर डाटा का पेपर कैसे पढ़ाते हैं। अच्छा, 5 स्टूडेंट्स जो अली इमरान से पढ़े हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है कि सर अली इमरान डाटा का पेपर कैसा पढ़ाते हैं, और उन 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ तो रहे हैं लेकिन डाटा का पेपर नहीं पढ़े। तो क्या उनसे हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी? नहीं होगी सर। वो हॉस्टल वाली एग्जांपल में जब मैंने फ्रंट ऑफिस से 2800 स्टूडेंट्स का डाटा लिया और उस बेस पर डिसाइड किया कि मैंने हॉस्टल बनाना है या नहीं बनाना, तो सर उसमें ये वाली बात देखना कि वो फिजिकल है या ऑनलाइन है, रेलिवेंट था या नहीं था? बिल्कुल रेलिवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा होता ऐसे है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है कि प्राइमरी डाटा तो कलेक्ट किया ही उस मकसद से होता है, डिसीजन मेकिंग के मकसद से होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है और हम उसे इस्तेमाल करते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जो हम डाटा की इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये बेसिकली इसमें 2 चीज़ें अहम हैं, एक डाटा एक्यूरेट हो और दूसरा डाटा रेलिवेंट हो।
हमने यहाँ पे बच्चों का घर का एड्रेस नोट करके हमने क्या करना था, हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ प्रोविंस रिकॉर्ड हो रहा था, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, सिर्फ ये रिकॉर्ड हो रहा था बच्चों की इनरोलमेंट के वक्त। अब क्या ये वाला डाटा जिसमें सिर्फ बच्चे का सूबा एनरोल हो, बच्चे के सूबे का पता चल रहा है, क्या ये वाला डाटा रेलिवेंट होगा जो मेरी डिसीजन मेकिंग होनी है कि हॉस्टल खोलूं या ना खोलूं? अगर एक बच्चे ने पंजाब लिखा हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लाहौर का है या लाहौर के बाहर का है? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर वो डाटा मेरे लिए यूजेबल नहीं होगा, उस डाटा से मैं एक बेहतर डिसीजन तक नहीं पहुंच सकता। तो भाई डाटा जो कलेक्ट हो रहा है दैट शुड बी एक्यूरेट, दैट शुड बी रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो पुअरली कलेक्टेड डाटा है या इररेलेवेंट डाटा है उससे इनकरेक्ट कंक्लूजन तक पहुंचेंगे और नेगेटिव अफेक्ट करेगा बिजनेस आउटकम में। जाहिर बात है जब कंक्लूजन गलत होगा, नतीजा गलत होगा, डिसीजन गलत होगा, उसकी बेस पर एक्शन गलत हो जाएगा। ठीक हो गया? आप पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि रमज़ान के टाइम पे जामे शरीफ की सेल्स 4 टाइम बढ़ जाती है। तो इस बार रमज़ान से पहले जामे शरीफ वाले अपना स्टॉक, अपने पास स्टॉक लेवल बढ़ा लेंगे चूंकि वो ज़्यादा सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। यस या नो? अच्छा जी, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो रही है कि आपके पास डाटा मौजूद है और उस डाटा की बेस पर आपने रमज़ान शुरू से 2 माह पहले ही रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीद लिया है, प्रोसेसिंग ज़्यादा शुरू कर दी ताकि आपके पास स्टॉक पहले ही ज़्यादा मौजूद हो। अब हुआ गया, अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने ये देखा कि पिछली बार 3 साल पहले अप्रैल में हमारी सेल 4 गुना हो गई थी और इस बार भी अप्रैल में ये प्रोडक्शन बढ़ा दें और अप्रैल के शुरू तक ये स्टॉक लेवल इंक्रीज कर दें, तो सर बात यह है कि कुछ चीज़ें तो कैलेंडर के मुताबिक चालू होती हैं, लेकिन ये जो मामला है रमज़ान वाला ये तो इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक चल रहा होता है। तो इनको यहाँ पर इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक देखना पड़ता है। बाज़ औक़ात ईद की डेट्स हर साल मुख्तलिफ आती हैं। अब जो चांद रात की सेल होगी वो एक अनयूजुअल सेल होगी, तो आपने जब कंपैरिजन करना है या डाटा एक्सट्रैक्ट करना है या उससे कुछ इंटरप्रेट करना है तो आपने इन चीज़ों को देखना है कि भाई वो उस वक्त चांद रात थी, उस रात इसलिए ये सेल इतनी ज़्यादा थी। हम अगले साल जब वो वाले दिन या वो रात चांद रात नहीं है तो हम सेम सेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और सेम स्टॉक लेवल भी मेंटेन नहीं करेंगे उसके हवाले से। तो सर डाटा जो कटा, अब अगर आप इस इंफॉर्मेशन को सही से ना समझें या कलेक्ट ना करें या एक्यूरेट ना हो या रेलिवेंट ना हो, उससे क्या होगा सर? डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग गलत होगी तो नुकसान होगा, डिसीजन मेकिंग गलत होगी तो नुकसान होगा बिजनेस में। सर जी आपने क्या क्या 3 चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी हैं डाटा के हवाले से। अगर आपने उससे डिसीजन मेकिंग करना की कंसिडरेशन वो डाटा कलेक्शन। पहला रेलिवेंट, जिस मकसद के लिए आप डाटा चाह रहे हैं, जो फैसला करना है, ये डाटा उससे रेलिवेंट होना चाहिए। दूसरा एक्यूरेट। अच्छा एक बंदा ये पता करना चाह रहा था कि SBI में कितनी एनरोलमेंट हो रही है, कितने बच्चे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टैक्स का बंदा था, वो मालूमात करते करते उसने गार्ड से भी पूछा, गार्ड को कहते हैं कितने बच्चे एनरोल हैं यहाँ पे? गार्ड ने कहा सर 1000। अब गार्ड ने 1000 बच्चे कहा है क्योंकि गार्ड 1000 बच्चे फिजिकली आते जाते रोज देख रहे हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है?
लेकिन आप मुझे बताएं क्या 1000 बच्चा एनरोल हो रहा है सर, उसका 3 टाइम्स बच्चा तो ऐसा है जो कभी एसबीआई आया भी नहीं है और एनरोल हो के यहाँ से पढ़। यार मेरा पॉइंट समझ आए? गार्ड जो, इसका मतलब है कि गार्ड से इंफॉर्मेशन लेना वो सोर्स ठीक नहीं है, और उससे जो जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी वो रिलायबल नहीं होगी, और वो वाला सोर्स वैलिड सोर्स नहीं। इसके लिए फ्रंट ऑफिसर इज द बेटर ऑप्शन। यार पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर आगे चलते हैं। टाइमलीनेस। सर जी जिस वक्त फैसला करना है, अगर उस वक्त आपके पास वो डाटा अवेलेबल नहीं है, using data that reflects the current state of affairs to make informed decision. Using data that reflects the current state of affairs to make informed decisions with the timeliness. डाटा को यूज करना ताकि करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को रिफ्लेक्ट करें और इन्फॉर्म डिसीजन करें। दिस इज टाइमलीनेस। वक्त पर जो डाटा मौजूद नहीं है, ऐसे डाटे का कोई फायदा नहीं। सर समझ आ रही है? तो सर ये डाटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस पर बात की, और उसके बाद ये ना पूरा पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है ना, ये बेस है, ये टोटल बेस है। और बेसिकली इसकी थीम ये है कि आप इस डाटा के एरिया का होराइजन देखें, कहाँ कहाँ पर ये जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है। उसने इतनी इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट दे दी, और जो उसने दी है वो भी और जो नहीं दी वो भी। हर जगह पर डाटा की यूजेज है, डाटा जनरेट हो भी रहा है, डाटा काम आ भी रहा है, डाटा इस्तेमाल हो रहा है, डाटा से डिसीजन मेकिंग हो रही है। एथिकल कंसिडरेशन। सर एथिकल कंसिडरेशन, जब डाटा की बात करते हैं, एथिक्स का लफ्ज़ ग्रीक वर्ड इथोस से निकला है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, किरदार। सर माशरे की कुछ अकदार होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी में, इसी तरह प्रोफेशन में भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं सर में बहुत दर्द है, डॉक्टर आपको मुआयना करके नतीजा निकालते कि आपके दिमाग में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल। तो वो डॉक्टर उसके हवाले से आपको दवाई देता है। कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि आपकी तस्वीर फेसबुक पे आई हुई है, और डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि ये वो मरीज़ है जिसका दिमाग ख़राब है। क्या डॉक्टर ऐसा कर सकता है? क्या डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए? क्या आप डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं सर। अच्छा, मेडिकल प्रोफेशन में एक एथिकल कंसिडरेशन है कि आप किसी बंदे की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप अक्सर देखें डॉक्टर कभी को सोशल मीडिया के लिए भी वीडियो बना रहा था, कह रहे मैं इन मरीज से इजाज़त लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। होती है बात? इसलिए सर प्राइवेसी का ख्याल रखें, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। मियाँ बीवी हैं, नई नई शादी भी जा रहे हैं, आप वैसे ही देख के कुछ हसद कर रहे हैं और कुछ वीडियो बना रहे हैं, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। आप रिस्पेक्ट करें दूसरे बंदे की प्राइवेसी की, दूसरे बंदे के डाटे की। हम टीचर्स हैं, हमारा सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें भी पड़ी हैं, कुछ वीडियोस भी हैं हम पढ़ाते हुए, वो डाटा सारा अवेलेबल है, और आप उस डाटा को पकड़ें या उस डाटा को यूज़ करते हुए एआई से कुछ भी डाटा जनरेट करा सकते हैं। सर समझ आ रहा है? तो भाई पर्सनल डाटा को यूज़ करने का राइट, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको यूज़ नहीं कर सकते आप। एथिकली ट्रांसपेरेंसी ये है, जो डाटा आपसे लिया गया है, जिस मकसद के लिए लिया गया, उसे उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्लियरली बताया जाए।
मैंने आप सब लोगों से अटेंडेंस शीट पर आपका डाटा लिया है। अब ये डाटा लेने के बाद आपको कल से कभी कभी जो है वो टी शर्ट की तस्वीरें आ रही हैं कि जी हमसे टी शर्ट खरीद लें, कभी आपको जो है वो कोई और मार्केटिंग के लिए आपका नंबर यूज़ हो रहा है, तो सर आप कहेंगे ये क्या हरकत है, मैंने तो समझा था कि मैं टीचर को ये फ़ोन नंबर दिया है ताकि वो हमें डाटा से रिलेटेड मालूमात देंगे या टेक्स्ट से रिलेटेड मालूमात देंगे या सीए से रिलेटेड मालूमात देंगे। सर समझ आ रही है? अक्सर आपने देखा होगा कहते हैं सर अगर आपको ये बात चाहिए, हम कभी ब्रांड स्टोर पे जाएं तो वो उनसे पूछते हैं कि सर आप क्या जब सेल लगे तो आपको सेल का मैसेज आ जाए करे? हमने कहा जी ज़रूर आ जाए सर, यहाँ पे अपना नंबर लिख दें। उसने मुझसे डाटा लिया और मुझे क्लियरली बताया कि किस मकसद के लिए लिया है, इमोशनल मैसेजेस के लिए, मार्केटिंग के मैसेज के लिए। और अगर डाटा लेने के बाद वो उसे मिसयूज करे, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? नहीं, एथिकली नहीं कर सकता। क्लियरली बताया कि हम ये डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस जो है वो बताएं और इंश्योर करेंगे सिक्योरिटी, डाटा जो दिया जा रहा है वो सिक्योर है। इसी तरह बॉयज़ का डाटा भी है, इसी तरह हमारे पास गर्ल्स का डाटा भी है। अब गर्ल्स के कॉन्टैक्ट नंबर अक्सर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि कुछ लोग उनसे रब्ता करें, उन्हें डिस्टर्ब करें, परेशान करें। तो ये वाला डाटा सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर आपने उनसे डाटा कलेक्ट कर भी लिया है तो मेक श्योर करें कोई अनऑथराइज बंदा उनको इस्तेमाल ना करे या मिसयूज ना करे। ठीक हो क्या सर? तो प्रोटेक्टिंग कलेक्टेड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में, जो गर्ल्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नॉर्मली सिर्फ मैं ही होता हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए। बाकी गर्ल्स हैं, कोशिश करता हूँ कि बहुत से ऐसे मतलब और लोग ना हों जिससे उनके प्रॉब्लम, बल्कि मुझे वो बात याद आ गई कि एक बार एक स्टूडेंट था, उसका नाम था नूर। अब मुझे नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, मैंने एज्यूम किया कि ये लड़की होगी, मैं उसे गर्ल्स के ग्रुप में डाल दिया। अच्छा, एक तो नाम नूर था, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे अगले दिन एक गर्ल्स के मैसेज आने लगे कि सर एक स्टूडेंट है जो हमें ना मैसेज कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ये हमारी क्लास में हमारा क्लास फेलो ही है, लेकिन मैं ये समझा था कि ये, वो उस लड़की ने कहा कि वो समझी थी कि ये लड़की है। उसने उससे पूछा आपके कितने पेपर रहते हैं, पहले बेस बनाई ना, कितने पेपर रहते हैं क्या है। उसने भी कहती, बाद में फ़ोन करके बताया कि मैं तो लड़का हूँ। एक को किया, दूसरी को किया, इतनी शिकायतें। मैंने उस लड़के को फ़ोन किया, उसने कहा सॉरी सर मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा नहीं करूँगा। वरना मैंने सोचा था कि हम इसको निकाल देंगे, लेकिन उसने माजरत कर ली तो हमने बस उसको ग्रुप से निकाला। मकसद सारी बात करने की ये है कि सिक्योरिटी ऑफ द डाटा इंपॉर्टेंट है। जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें अनऑथराइज एक्सेस या मिसयूज ना हो। फेयरनेस, सर आप जहाँ पर भी आपने सिम वाले से सिम ली है, उसको शनाख्ती कार्ड दी है, आप हमेशा उसे क्रॉस करके देते हैं, क्यों? ताकि वो मिसयूज ना हो। या आपने उसको अपना शनाख्ती कार्ड व्हाट्सएप कर दी, ठीक हो गया। अब कल को उसने असला भी निकलवाना है तो वो आपका शनाख्ती कार्ड देगी, आपके शनाख्ती कार्ड पे असले का लाइसेंस ले लेते। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, यार मेरा पॉइंट, या एक और सिम निकलवा लेता है, दूसरी सिम निकलवाता है, उसको खुदा न खास्ता उस सिम पर कोई वारदात हो जाती है, कुछ चोरी हो जाती है उस सिम को यूज़ करते हुए, तो सर आप, पुलिस आपको पकड़ लेगी। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो डाटा को सिक्योर करना, वो अनऑथराइज एक्सेस और मिसयूज नहीं, उससे रोकना चाहिए। फेयरनेस, अवॉइडिंग बायस इन डाटा कलेक्शन दैट कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन और अनएथिकल आउटकम।
फेयरनेस। डेटा कलेक्शन जो है वो बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, एथिकली। अब फॉर एग्जांपल अब होता क्या है, एक बंदे ने 15 लोगों का इंटरव्यू किया और उसने कहा जी कि दौर ये वाला बेहतर है, ये इमरान खान का बेहतर था। उनमें से 5 लोगों ने कहा कि ये वाला बेहतर है और 10 लोगों ने कहा इमरान खान का बेहतर था, फॉर एग्जांपल। तो जो 5 लोगों ने कहा ये वाला बेहतर है, तो उस बंदे ने क्या किया, उस 5 लोगों का डाटा ही एक वीडियो बनाया और कहा कि देखें सारी दुनिया सब लोग तो ये कह रहे हैं कि ये वाला दौर बेहतर है, इमरान खान का दौर बेहतर नहीं था। उसने पिछले 10 बंदों की बात ही नहीं की। इसका मतलब है कि आप डाटा कलेक्शन में बाइस्ड है। मेरा पॉइंट समझ आया? मैं एक वीडियो बनाता हूँ, सब पूछता हूँ हाँ भाई कैसी समझ आ रही है, अच्छी आ रही, 2 से 4 से 6 से 8 से। 4 लोग कहते नहीं सही समझ आ रही। मैं जब वीडियो फेसबुक पे डालता तो उन 4 की बात डालता ही नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आया? यहाँ पर फीडबैक फॉर्म फिल होते हैं, जो जो बच्चे कहते हैं नहीं हमें सही समझ नहीं आ रही, उनका फॉर्म ही साइड पे कर देते हैं और बाद में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड। भाई ऐसा आम होता है। ये क्या है? बाइसनेस है डाटा कलेक्शन। और ये क्या है? बाइसनेस को असल में बाइस्ड को कहते हैं जानिबदार, अनबाइस्ड गैर जानिबदार यानी न्यूट्रल। अच्छा, अब एक तरफ तो इखलाकियात और एक तरफ तो किरदार और एक तरफ तो यार क्या अच्छा है ये करना चाहिए और क्या अच्छा नहीं है नहीं करना चाहिए वो है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखिए जब इतना ज़्यादा डाटा जनरेट होगा और इतने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर अगला स्टेप है कि इसके हवाले से वो कानून भी होना चाहिए। सर जी पुराने दौरों में जब क्या कहते हैं ये गधे घोड़े और ऊँटों पर सवारी होती थी तो इशारे तो नहीं होते थे। फिर जब बाइक आ गई, फिर रोडें बन गई, गाड़ियाँ आ गई, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, एक शहर में 500 गाड़ी थी, 400 गाड़ी थी, एक्सीडेंट होने का तस्वुर नहीं था। गाड़ी आती रोड पर 1 घंटे बाद देखती, अक्सर टांगे ही चल रहे होते थे, इशारे नहीं थे उस वक्त। लेकिन जैसे ट्रैफिक का फ्लो बढ़ा, हादसे शुरू हुए, उस वक्त सिग्नल का पूरा सिस्टम ट्रैफिक सिस्टम बना। यस और नो? इसी तरह ही यहाँ पर भी है कि भाई डाटा इतना ज़्यादा हो गया और प्रॉब्लम शुरू हो गए, लोगों के डाटा को मिसयूज करने लग गए, तो वहाँ पर फिर क्या आ जाता है, वहाँ पर फिर कानून बनता है। कौन सा कानून बना? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। पूरा एक्ट है। कोई बंदा जो है मेरे पर्सनल डाटा को अनऑथराइज एक्सेस करता है, हैक करता है, मैं क्या कर सकता हूँ सर? मैं उसके खिलाफ FIA में रिपोर्ट दूंगा कि ये बंदा जो है, इस बंदे ने या मेरे सिस्टम को, मेरे फेसबुक को, मेरे व्हाट्सएप को हैक किया गया है, वो फिर ट्रेस करेंगे किसने किया है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई कानून है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पर पूरी पॉलिसी बनाई है कि साइबर सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, पूरा फ्रेमवर्क है। तीसरे नंबर पे सर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा शुरू हुए। आज तो भाई 200 रुपये की ट्रांजैक्शन में करनी हो तो जेब में पैसे नहीं होते, जायज़ कैश चल रहा होता है, जायज़ कैश, इजी पैसा, नया बैंक, इस तरह की सारी चीज़ें जो चल रही हैं सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है ना सर। इसके प्रोटोकॉल्स बनाना और कौन सी ऐप जो है वो ठीक है और कौन सी ऐप के साथ ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा सिक्योर है, उस सब को देखना। क्योंकि सर जब ये सब कुछ होगा तो फिर फ्रॉड भी होंगे और बहुत से फ्रॉड हो चुके हैं, बहुत से फ्रॉड हो चुके हैं। लेकिन फिर जो लीगल वैलिडिटी होगी
इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शंस को देखने के हवाले से एक पूरा कानून है जो ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस कहलाता है, और इससे क्या होगा, डिजिटल ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ है जो इसकी कंप्लाइंस कर रहे हैं, और इसकी कंप्लाइंस करनी ज़रूरी है। तो ये कुछ कवानीन है, कुछ कानून है जो पाकिस्तान में है डाटा के हवाले से, उसने ये भी आपको बता दिए। सर सारी बातों का निचोड़ और नतीजा ये है, डाटा की प्राइवेसी का ख्याल रखें, डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस क्लियर हो, सिक्योरिटी डाटा सिक्योर हो जो कलेक्ट किया गया, और फेयरनेस, फेयरनेस का क्या मतलब है, न्यूट्रल अनबाइस्ड। अगर वो आपसे ये पूछे कि जी एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल कंसिडरेशन तो ये है, और ये जो नीचे बात कर रहे हैं ये लीगल कर रहे हैं, लॉ क्या कह रहा है, लॉज कौन कौन से हैं, पीका एक्ट है, पीका 2016 है, फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी है प्रॉपर जिस पर अमल करना जरूरी है, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों कानून जो है वो है। तो कानून क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस चैप्टर में यही बात थी, आपको सारी कवर कर दी। इंशाल्लाह आज 2 बजे क्लास है। जी भाई, एपीआई रह गया, यस एपीआई खुद अभी छोड़ा है, थोड़ा सा आप डेवलप हो जाए तो फिर पढ़ा दूंगा। इस सारे सिनेरियो में जितना अब तक आपको बताया है इसको तैयार करें, और शाम वाली क्लास में आप थॉरो रिवीजन करेंगे, और उसके बाद एमसीक्यूज भी देख लेंगे। मंडे वाले दिन इस चैप्टर का टेस्ट होगा। डन हो गया सर जी? मैं जी सर थ्योरेटिकल, इस चैप्टर में मेनली थ्योरेटिकल पार्ट ही है। हाँ अब देखिएगा, जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल है वो ये कि सर जी आपको मैंने चीज़ें बार बार बताई हैं, और अभी एक बार फिर फुल फ्लेज सारा रिवाइज कराना है। उसका एक मकसद है, वो मकसद ये है कि आप लोग अगर क्लास में अटेंटिव बैठे हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आप क्लास में ही रिटेन करें। घर जाएंगे 2 बार किताब पढ़ेंगे, कुछ मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी एग्जांपल्स आपको साथ लेके चल रहा था। कुछ ये केस स्टडीज़ हैं आपकी किताब में मौजूद हैं, उसको साथ के साथ ज़रूर देखें। कहीं पर कोई बात ना समझ आए ज़रूर पूछें। सेकेंड टाइम पे भी रिवीजन होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी वहाँ पर पूछ लीजिएगा, एमसीक्यूज़ कराएंगे वहाँ पर पूछ लीजिएगा, और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन इस पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। डन हो गया सर जी? आज हम यहाँ पे रोक रहे हैं, आज का लेक्चर छोटा है कंपैरेटिवली, चूँकि सेकेंड टाइम पे रिव्यू मैंने करानी है, इसलिए मैंने आज पीछे से शुरू नहीं किया, मैंने कहा मैंने सारा करवाना ही है। डन सर जी? थैंक यू जी।